हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, क्विज को लेके एक प्रॉब्लम जो आप लोगों की थी वो सही थी, ठीक है। मैंने उसको देखा क्वेश्चन को, तो उसका जो भी आंसर था उसमें प्रॉब्लम थी, तो उसके मार्क्स मैंने दे दिए हैं। देखिए ये है वो क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था यस सर, इसमें 5 years आ रहे हाँ थे। 5 years ही आना चाहिए। इसमें ठीक है, ऑप्शन नहीं था। हाँ ऑप्शन नहीं था, करेक्ट, हाँ सही है। तो उसके मार्क्स मैंने दे दिए, एक्स्ट्रा मार्क्स मैंने दे दिए ऑलरेडी। मैंने उस क्वेश्चन में के मार्क्स सभी को दे दिए, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ऑप्शंस में वो आंसर नहीं दिख रहा था। और ये क्वेश्चन देखिए इस तरह से था, शायद हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन किया भी नहीं था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन भी दिया गया है और जहाँ पर टैक्स भी दिया गया है और वहाँ पर आपको पे बैक पीरियड निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, जो जो भी आपका प्रॉफिट है बिफोर टैक्स उसमें से आपको टैक्स को माइनस करना है। और टैक्स को माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो 40,000। उसके बाद आपको डेप्रिशिएशन जो भी है उसको ऐड करना है, ठीक है। डेप्रिशिएशन जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था 12%, तो 12% ऑफ 5 लाख 60,000। 40,000 आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है प्लस डेप्रिशिएशन 60,000, यानी 1 लाख रुपए ये आपका प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिशिएशन, ठीक है। अभी इससे आपको इस प्रॉफिट से आपको पे बैक पीरियड निकालना है। तो टोटल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 5 लाख। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, आपका 5 years, ये आंसर होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन उसमें जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें ये ऑप्शन में नहीं था 5 years, तो इस वजह से वो क्वेश्चन मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। बाकी और किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई क्विज में? थोड़ा सा टाइम, मतलब मुझे लगता है ऐसा कि क्योंकि क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ ज्यादा थे तो इसलिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा होगा। मगर ये मैंने इसीलिए दिया था क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोग का जो प्री एंड होने वाला है उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग को मिलेंगे। और उसमें तो मेरे ख्याल से 2 घंटे का होगा प्री एंड। और उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 20 होंगे। 20 मोर देन वन आंसर वाले होंगे, 20 आपके न्यूमेरिकल होंगे और 40 आपके वन आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे। तो कुल सर मिला प्री एंड एमसीक्यू होगा कि सब्जेक्टिव? एमसीक्यू, एमसीक्यू अभी सब्जेक्टिव तो नहीं हो, होने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? तो देखो अभी देखो सेकेंड ईयर का अभी पैटर्न आया है, फर्स्ट ईयर का अभी पैटर्न तो नहीं अभी मुझे पता, मगर जो सेकेंड ईयर का जो पेपर बन रहा है वो इसी तरह से बन रहा है। टोटल जो सेक्शन 3 सेक्शंस होंगे उसमें सेक्शन 1 सेक्शन ए उसमें 40 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, और जो आपका सेक्शन बी होगा उसमें मोर देन 1 आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे, वो 2 मार्क्स के होंगे। वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे ख्याल से 20 है, ठीक है। तो और सेक्शन सी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे और 2 नंबर के होंगे, ठीक है। तो 40 और ऊपर आ गया आपका, कैसे होगा, एक सेकेंड। अच्छा, सेक्शन बी और सी में 15 क्वेश्चन होंगे फिर, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। हाँ, 15 क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी और सी में, और सेक्शन ए में 40, ऐसा कुछ है फॉर्मेट, ठीक है। तो कुल मिला के 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, उसमें 100 मार्क का आपका पेपर होगा, और उसमें न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होंगे बस उसके 2 मार्क्स होंगे, जैसा कि आज आप लोग के क्विज में था, ठीक है, वैसा ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग लीवरेज एनालिसिस देख रहे थे। देखो अभी लीवरेज एनालिसिस के आपको क्वेश्चंस भी मिल गए होंगे कुछ जो आप लोग ने नहीं किए हैं, मगर अभी मुझे नहीं पता था कि क्लासेस हो ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने दे दिया था, लेकिन इधर क्लासेस हो नहीं पाई, ना कल हो पाई, ठीक है, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं है, उसका इतना फर्क वैसे पड़ेगा नहीं। और मार्क्स मेरे ख्याल से सभी को ठीक ठाक मिल गए हैं, जो मैंने अभी देखा है, रिजल्ट जो देखा है मैंने आप लोगों का, तो मार्क्स ठीक ठाक सभी के आ गए हैं। तो यहाँ पर जो लीवरेज एनालिसिस है, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवरेज: ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंपोजिट। ऑपरेटिंग को हम लोग ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है। ऑपरेटिंग में जैसे कि मैंने बताया था, इनकम स्टेटमेंट पहले एक्सप्लेन किया हुआ था, उसके बाद ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए जो जो फॉर्मूला है वो मैंने बताया था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ठीक है। वही चीज तो यहाँ पर दिया गया है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कुछ भी बोलिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया है, यहाँ पर देखिए, जो आपका ईबीआईटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स, टोटल जो सेल्स रेवेन्यू है उसमें से मैं अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा और फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा, तो आपका ईबीआईटी आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ये तो सभी को मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी अगर मुझे कंट्रीब्यूशन पता करना है तो मुझे क्या करना होगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना होगा, ठीक है। और सेल्स अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर रहा हूँ, जो भी चीज आ रही है अगर वो कंट्रीब्यूशन है, तो इस तरह से तो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ई बी आई टी प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन को देखूं तो मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? मेरे ख्याल से इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने क्या किया, फिक्स कॉस्ट को ईबीआईटी में ऐड कर दिया, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। यानी कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका सेल्स को वेरिएबल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और अगर मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर मेरे पास मुझे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है वहां पे फिक्स कॉस्ट दिया गया है और ईबीआईटी दिया गया है, फिर भी मैं कंट्रीब्यूशन पता कर सकता हूँ, कैसे, फिक्स कॉस्ट को ईबीआईटी में ऐड करके, ठीक है। तो मतलब आपको जब भी ये लीवरेज पूछे जाएंगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। सपोज पूरा 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 इनकम स्टेटमेंट दे दिया, या फिर सेल्स दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, ठीक है, और ईबीआईटी दे दिया, या फिर ईबीआईटी और फिक्स कॉस्ट दे दिया, ठीक है। तो आप कैसे भी करके आपको ऑपरेटिंग लीवरेज आप निकाल सकते हैं, ओके। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से हो सकता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, या फिर आप इसको लिख सकते हो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, या फिर इसको आप कर सकते हो फिक्स कॉस्ट प्लस ईबीआईटी
डिवाइडेड बाय EBIT। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पर जितना भी आपका जो ऑपरेटिंग लीवरेज है, जितना हाई डिग्री होगी उसकी, इसका मतलब कि आपके फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन टोटल जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें उतना ही ज्यादा है। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि आपके सेल्स में जो है, जो अगर कुछ मूवमेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट आपका जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग इनकम है उस पर कितना पड़ रहा है। ठीक है, दोनों एंगल से इसको आप ऑपरेटिंग लीवरेज को समझ सकते हैं। अभी हम लोग एक अगला जो क्वेश्चन करेंगे उससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन हम लोग ने किया हुआ था, अच्छा खैर, ये एक और फॉर्मूला था जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ऑलरेडी, कि द ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन, अभी जैसे मैंने बताया, सेल्स रेवेन्यू एंड EBIT। मतलब आपके सेल्स रेवेन्यू में अगर कोई चेंजेस होते, सपोज 1% का चेंज हो रहा है, तो जितना भी आपका ऑपरेटिंग लीवरेज है, सपोज ऑपरेटिंग लीवरेज 2 है, तो इसका मतलब 1% चेंज आपका अगर सेल्स रेवेन्यू में है तो 2% चेंज आपका EBIT में होगा। ठीक है, so the operating leverage measure the relationship, the sales revenue and the EBIT. In other words, it measure the effect of change in same sales revenue on the level of EBIT. The operating leverage is calculated by dividing percentage change in the EBIT by the percentage change in sales revenue। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज जो पहले वाले फॉर्मूले थे वो ठीक है, उससे कर सकते हैं, मगर अगर अगर इंफॉर्मेशन इस तरह से आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको 2 ईयर या किसी ड्यूरेशन का आपके पास EBIT है और आपका सेल्स है, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें, सपोज पहले 1000 था, अभी 2000 है, पहले 10,000 था, अभी 12,000 है, तो जितने भी परसेंटेज चेंज हो रहा है उससे आप ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसका फॉर्मूला ये है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, तो जैसी भी इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, उस तरह से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, आसान था। ठीक है, ये उसको हम लोग ने कर लिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से हुई नहीं होगी। अभी जब समझना है उसके लिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है 3 सिचुएशन दी गई है। ठीक है, हर जगह सारी चीजें सेम है, मतलब सेल्स 4000 हर एक सिचुएशन में सेम है, वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है, मगर यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है वो अलग अलग है। ठीक है, जो सिचुएशन 1 है वहां पे फिक्स कॉस्ट 400 है, सिचुएशन 2 फिक्स कॉस्ट 1000, सिचुएशन 3 फिक्स कॉस्ट 1200। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री इज 600 यूनिट। ठीक है, जो टोटल जो कैपेसिटी है फैक्ट्री की वो 600 यूनिट प्रोड्यूस करने की है। एक्चुअल कैपेसिटी यूज्ड मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 400 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 10 रुपीज, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपए है, 400 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि टोटल जो सेल्स होगी वो कितना, 400 इंटू 10 यानी कि 4000। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर और आगे दिया गया है वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज पर यूनिट दिया गया है। जैसा कि आप लोग को पता है, वेरिएबल कॉस्ट यूनिट के अकॉर्डिंग जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा। फिक्स कॉस्ट आपका फिक्स होता है, प्रोडक्शन 1 यूनिट कर रहे हैं फिर भी फिक्स कॉस्ट उतना ही होगा, प्रोडक्शन आप 10,000 यूनिट कर रहे हैं फिर भी फिक्स कॉस्ट आपका उतना ही होगा। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज कोई फैक्ट्री है, वो जो बिल्डिंग है, वो जो प्रमाइसिस है, अगर मैं उसके लिए रेंट पे कर रहा हूँ, तो मैं कितना भी प्रोडक्शन करूँ मुझे रेंट तो उतना ही पे करना पड़ेगा ना, तो वो हमारा फिक्स कॉस्ट है। तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग लीवरेज आपको पता करना है। जो 3 सिचुएशंस दी गई हैं, व्हेन फिक्स कॉस्ट आर 400, 1000 एंड 1200, अलग अलग सिचुएशन दी गई हैं, आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर तो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स आपका दिया गया है
400 यूनिट है, 4000 रुपीज आपका हो जाएगा सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट अभी मुझे माइनस करना है, तो 6 पर यूनिट है, तो 6 400 इंटू 6 यानी कि 2400 वेरिएबल कॉस्ट है, वो माइनस किया मैंने सेल्स में से। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कितना, 1600 हर एक सिचुएशन में। अभी क्या चीज अलग है, फिक्स कॉस्ट, ठीक है, वो माइनस करेंगे। पहले सिचुएशन में 400, फिर 1000, फिर 1200, ठीक है। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, या फिर आप बोल सकते हो ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपका सिचुएशन 1 में 1200, सिचुएशन 2 में 600 एंड सिचुएशन 3 में 400 होगा, ठीक है। अभी जब हम लोग ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करेंगे, यानी ऑपरेटिंग लीवरेज का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, या ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन आपका आपने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है 1600 हर एक केस में, डिवाइड किससे करना है, ईबीआईटी यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, 1200 सिचुएशन 2 में 600 एंड सिचुएशन 3 में 400। तो इस तरह से ऑपरेटिंग लीवरेज आपको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग दिख रहे होंगे। जैसे कि 1.33 सिचुएशन 1 में, 2.67 सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3 में 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, इसका मतलब अलग अलग फिक्स कॉस्ट होने पे हमें ये पता चल रहा है कि भाई जहां पर फिक्स कॉस्ट आपका ज्यादा था, यानी 1200, वहां पर आपको जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो हाई दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। सबसे ज्यादा आपका ऑपरेटिंग लीवरेज वहीं पर है जहां पर आपका जो है कॉस्ट स्ट्रक्चर में फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा है, ठीक है। और जहां पर कम है प्रोपोर्शन फिक्स कॉस्ट का, वहां पर आपको ऑपरेटिंग लीवरेज कम दिख रहा है। तो इस चीज से ये तो पता चल रहा है कि भाई जो ऑपरेटिंग लीवरेज अगर आपका हाई है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन हाई है, ठीक है। एक चीज तो यहाँ पे प्रूफ हो गई। अभी हमको दूसरी चीज प्रूफ करनी है कि अगर सेल्स में अगर जो कुछ चेंजेस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे उतना ही, मतलब इसी रेश ऑपरेटिंग लीवरेज जितना होगा उस रेशियो में पड़ेगा। मतलब कि कुल अगर हम लोग सिचुएशन 3 को लेते हैं, ठीक है, केवल उसी को देखते हैं, तो अगर मैं सेल्स में अगर सपोज मैं इंक्रीज करता हूँ 4000 से 8000 में, ठीक है, यानी कि 100% अगर इंक्रीज करता हूँ सेल्स या प्रोडक्शन में इंक्रीज करता हूँ, तो उसका इम्पैक्ट मुझे प्रॉफिट पे कितना देखेगा, 4 टाइम्स, मतलब 400 टाइम्स। अगर 100% का इंक्रीज उधर हो रहा है तो 4 टाइम्स यानी कि 400 टाइम्स मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे। The above example shows that degree of operating leverage increases with every increase in share of fixed cost in the total cost structure of the firm. ठीक है, ये चीज अभी मैंने बताई। It shows, for example, in situation 3, that if sales increased by 1 rupee, the profit would increase by 4। ठीक है, अगर सेल्स हमारा 1 रुपए से बढ़ता है तो प्रॉफिट हमारा 4 रुपए से बढ़ेगा, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग लीवरेज उधर 4 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेल्स हमारा 100% से इंक्रीज हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट 400% तक इंक्रीज होगा, ठीक है। दिस कैन बी वेरीफाइड बाय टेकिंग सिचुएशन 3 that when sales increases to 8000, मतलब अभी हमने, मेरा सेल्स जो था वो 4000 रुपए था, अभी मैंने कहा नहीं सेल्स अभी बढ़ गया 100% से, अभी वो 8000 हो गया, 8000 रुपए हो गया, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको देखते हैं। तो 8000 आपका सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि मैंने बताया, अगर 8000 आपका सेल्स है यानी कि 800 यूनिट हो गए, ठीक है, क्योंकि 10 रुपए पर यूनिट आपकी जो है वो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 6 रुपीज है, ठीक है। तो यानी कि 4800 आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया 3200, उसमें से फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा 1200, ठीक है। सिचुएशन 3 में फिक्स कॉस्ट 1200 था, यहाँ पर भी उतना ही होगा, कितना भी यूनिट आप बढ़ा देते हो। वेरिएबल कॉस्ट तो आपका इंक्रीज हो गया मगर फिक्स कॉस्ट आपका इंक्रीज नहीं होगा। तो इस तरह से करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 2000 रुपए, 2000 रुपीज। पहले कितना प्रॉफिट था,
400, अभी 2000, यानी कि डिफरेंस क्या है 1600, यानी कि कितना 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, 400% आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। आप सेल्स में 100% आपने इंक्रीज किया सेल्स को, तो आपका प्रॉफिट 400 टाइम्स यानी 4 टाइम्स आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग लीवरेज बताता है। ओके, thus the sales have increased 4000 to 8000, the 100% increase, the operating profit have increased from 400 to 2000 by 1600, giving an increase of 400%. The operating leverage is 4 in case of situation 3, which indicates that every increase of 1 rupee in sales, the profit will increase 4 times. This has been verified by the above example, where 100% increase in sales has resulted in 400% increase in profit. The degree of operating leverage may therefore put as follows. तो जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वहां पे हम इस तरह से उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया था, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, वही चीज तो मैंने बताई थी जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने के लिए जो दूसरा फॉर्मूला था, तो वो चीज यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग सिचुएशन के हमारे पास डेटा है। पहले पहले जो है सेल्स हमारी 4000 थे, अभी 8000 है। पहले प्रॉफिट मेरा 400 था, अभी 2000 है। ठीक है, तो इस तरह से 400 आपका प्रॉफिट में चेंजेस आया है, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 400 डिवाइडेड बाई 100, यानी आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आ रहा है 4, जो पहले आया था वही 4 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑपरेटिंग लिवरेज। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो आपको उसको इंटरप्रेट भी करना होता है, केवल आप कैलकुलेट करके वैल्यू नहीं निकालनी होती है। तो दोनों चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं मानता हूँ कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो फिर अगला देखते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज। Financial leverage is also known as trading on equity. It is defined as ability of firm to use fixed financial charges to magnify the effect of changes in EBIT on the earning per share. तो यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा वो EBIT यानी कि जो कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और जो आपका EPS यानी अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, और मतलब बेसिकली हम लोग लीवरेजेस में करते क्या है, कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जो दो वेरिएबल हैं वो है EBIT और अर्निंग पर शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेट कैपिटल इंक्लूडिंग डिवेंचर्स विद फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज और है जरूरी, कि यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई जो फिक्स जो चार्जेस है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज भी हमें यहाँ पे पता लगती है। मतलब अगर आपको डिवेंचर होल्डर्स हैं तो उनको फिक्स चार्जेस देने हैं, उनका परसेंटेज पहले से पता होता है कि हाँ इतना इंटरेस्ट देना है। जो आपके प्रेफरेंस जो शेयर्स होते हैं उनको वहां पर भी आपको फिक्स रेट से डिविडेंड देना होता है। ठीक है, तो these fixed financing cost provide the same magnification effect on firm's earning per share। तो वही बता रहे हैं कि उसको क्या फर्क, क्या इम्पैक्ट जो पड़ता है आपके EPS अर्निंग पर शेयर पे, दैट ऑपरेटिंग लीवरेज हैज on firm's EBIT. The more fixed charge financing the firm uses, the more financial leverage it will have. जितना ज्यादा वो ऐसे सोर्सेस को यूज कर रहे हैं जहां पे फिक्स चार्जेस देने पड़ रहा है, उतना आपका फाइनेंशियल लीवरेज जो डिग्री है वो उतना हाई होगा। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज उतना ही आपका हाई होगा जितना ज्यादा, सपोज प्रोपोर्शन जो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है वहां पे डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा है या प्रेफरेंस का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आपका इक्विटी के, तो आपका उधर फाइनेंशियल लीवरेज हाई ही होगा। ठीक है,
In other words, financial leverage result when fluctuation in EBIT is accompanied by disproportionate fluctuation in firm's earning per share. This happens due to fixed financial charges that arise out of use of fixed interest bearing securities in the capitalization plan. If there are no fixed financial charges, there will be no financial leverage. अगर कोई भी आपका जो भी फाइनेंशियल चार्जेस है वो फिक्स्ड नहीं है, यानी पूरा पूरा 100% आपके पास इक्विटी है, तो इसका मतलब आपका जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है फॉर्मूला जो है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करने के लिए। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज में बी डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर एज अ रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सिंपल सा फॉर्मूला है, डेटा जैसा दिया गया है क्वेश्चन में उसी तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, ठीक है, सपोज दो ड्यूरेशन का, दो अलग अलग ड्यूरेशन के आपके पास और ईपीएस है या आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो आपको ये देखना है कि कितना आपका ईपीएस में चेंज हुआ है। ठीक है, सपोज अर्निंग पर शेयर पहले 100 रुपए थे, अभी 110 हो गए, यानी 10% का चेंजेस हुआ। फिर परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, तो वहां भी हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग इनकम में कितना चेंजेस हुआ, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, और दोनों को डिवाइड कर देंगे और अर्निंग पर शेयर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे ऑपरेटिंग इनकम में जो चेंजेस हो रहे हैं वो परसेंटेज से, तो आपका फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आ जाएगा। या फिर अगर आपके पास ईबीआईटी दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया है या इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो आपका आ जाएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये इसका एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या है हमारे पास। अ कंपनी हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर दिया गया है कंपनी का, जहाँ पर इनके पास इक्विटी है 1 लाख रुपए की, प्रेफरेंस जो शेयर है 10% वो भी 1 लाख रुपए के हैं, और डिवेंचर्स हैं 1,25,000 का। अभी जो इनके पास ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो है 50,000 रुपए। कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल लीवरेज एज्यूमिंग दैट कंपनी इज इन 50% टैक्स ब्रैकेट। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या करना है, ईबीआईटी आपके पास है ही, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको पता करना है। तो उसके लिए क्या करना है, 50,000 रुपए आपके ईबीआईटी है, उसमें से माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे उसमें से एक, तो इस यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो उसमें से क्या करना है आपको, जो भी आप यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी बोल सकते हैं कि इक्विटी होल्डर्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनका जो पार्ट है वो बताना है आपको। तो इसमें से जो फिक्स जो चार्जेस आप पे कर रहे हैं वो आपको माइनस करना है। तो जो भी प्रॉफिट है उसमें से पहले माइनस किया गया है डिवेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, 1 लाख रुपए के आपके पास, सॉरी 1,25,000 के डिवेंचर्स है जिसका परसेंटेज या इंटरेस्ट है 8%। तो आपका इधर आ जाएगा 10,000 रुपए इंटरेस्ट, उसमें से आपको माइनस करना है जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप इंटरेस्ट दे रहे हैं या सॉरी डिविडेंड दे रहे हैं वो भी माइनस कर देंगे 10,000, और आपका प्रॉफिट आ जाएगा 30,000, 30,000 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज 30,000। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल लीवरेज होगा वो आपका होगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय पीबीटी, यानी कि EBIT 50,000 divided by profit before tax 30,000, 1.67. Okay.
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर ये जो 50% टैक्स ब्रैकेट है सर, इसका मतलब क्या? टैक्स ब्रैकेट में बता रहे हैं कि कंपनी को जो टैक्स पे करना पड़ता है वो 50% रेट से, जो भी उनकी इनकम होती है उस पर 50% उनको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमको जो है टैक्स से अभी मतलब नहीं, क्योंकि हमको क्या काम है फाइनेंशियल लीवरेज निकालने के लिए EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, वो लेके चलना है, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अभी हमको टैक्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है, उसको उसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों जो अमाउंट है वो बिफोर टैक्स है, चाहे EBIT या PBT। सर तो इसमें तो टैक्स माइनस किया गया कहाँ हुआ है माइनस तो किया प्री गया, कहाँ माइनस किया सर गया? सर ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड का प्री टैक्स बेसिस, ये टैक्स नहीं है? टैक्स नहीं है, ये डिविडेंड है। ये मैंने बताया ना, प्रेफरेंस शेयर जो आपका 1 लाख रुपए के हैं, इसका 10% यहाँ पे डिविडेंड है ना, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है ये, ठीक है। ओके सर, ओके सर। 1 लाख रुपए आपका ये शेयर है, और इसमें इसका 10% डिविडेंड यानी 10,000 रुपए, ठीक है। तभी तो प्रॉफिट जो आपका आ रहा है बिफोर टैक्स है 30,000, ठीक है। इसके बाद फिर टैक्स पे करना होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद अब टैक्स पे करना। मगर अभी हमको जो फाइनेंशियल लीवरेज निकालने के लिए वो अमाउंट चाहिए, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही चाहिए, ठीक है। मैंने पहले इनकम स्टेटमेंट आप लोग को बताया तो था, किस तरह से इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। मतलब वो पहले सेल्स होगा, उसमें से कॉस्ट सारा माइनस करते हैं, उसका EBIT आएगा, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर आपको इंटरेस्ट माइनस करना होता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपको डिविडेंड देना होता है, फिर अमाउंट आता है, ठीक है। इस तरह से बताया तो था पूरा इनकम स्टेटमेंट। ये अगला क्वेश्चन है, इससे चीजें और क्लियर होंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 तरह के एग्जाम्पल दिए गए हैं, 3 अलग-अलग कैपिटल स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा। अ कंपनी हैज अ चॉइस ऑफ द फॉलोइंग 3 फाइनेंशियल प्लान, ठीक है। वो 3 प्लान है, अभी उसमें से उनको ऑप्ट करना है कि भाई किसके साथ जाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल लीवरेज इन ईच केस एंड इंटरप्रेट इट, ठीक है। यहाँ पे 3 अलग-अलग कैपिटल स्ट्रक्चर है इनके पास। जो प्लान एक्स है वहां पर देखिए 2000 मतलब 50-50% है कैपिटल स्ट्रक्चर, जो में डेट इक्विटी, इक्विटी 2000 एंड डेट इज 2000। वाई में 1:3 का है रेशियो, एंड जेड में 3:1 का रेशियो है, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBIT सेम है हर जगह, 400। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेट इन ऑल केसेस, जो इंटरेस्ट है वो 10% है, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है द फाइनेंशियल लीवरेज, अभी आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको सबको EBIT आपको पता है, उसमें से आपको इंटरेस्ट पहले माइनस करना है। तो आपका इंटरेस्ट माइनस कर, और कुछ तो है नहीं, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स तो है नहीं, केवल जो है आपके पास डिवेंचर्स ही हैं, डेट ही हैं। तो वो आपने इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस किया। हर एक केस में अलग अलग इंटरेस्ट है, क्योंकि डेट अलग अलग प्रोपोर्शन में है हर एक केस में। तो यहाँ पर इंटरेस्ट 10% है, यानी 2000 प्लान एक्स, 200 प्लान एक्स, 300 प्लान वाई एंड 100 प्लान जेड, ठीक है। इस तरह से आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 200 फॉर प्लान एक्स, 100 प्लान फॉर प्लान वाई एंड 300 फॉर प्लान जेड। और फाइनेंशियल लीवरेज इस तरह से 2, 4 एंड 1.33 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। Financial leverage, as explained earlier, indicates that change that will take place in the taxable income as a result of change in operating income. For example, taking financial plan X as the basis, if operating profit decreases to 200, its impact on taxable income will as follows। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई अगर कुछ ऑपरेटिंग जो आपका प्रॉफिट है, अगर वहां पर कुछ चेंजेस करते हैं तो आपका प्रॉफिट पे यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वहां पर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है।
वो चीज आपका फाइनेंशियल लीवरेज बताता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है फाइनेंशियल लीवरेज, अगर हम लोग प्लान एक्स की बात करें तो वहां पर जो फाइनेंशियल लीवरेज निकल के आ रहा है वो कितना 2, ठीक है। तो इट मींस एवरी 1% चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल रिजल्ट 2% चेंज इन द टैक्सेबल प्रॉफिट, ठीक है। अगर जो है ईबीआईटी में जो चेंजेस अगर होते हैं तो उसका उतना ही इम्पैक्ट कितना पड़ेगा जितना आपका फाइनेंशियल लीवरेज होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, अगर अगर सपोज ऑपरेटिंग प्रीफर अगर प्लान एक्स की बात करें, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 400 की जगह 200 है, तो उस केस में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, नील, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका ईबीआईटी 100% से आप यहाँ पे देखिए दिया गया इन अबव केस ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज बाय 400 टू 200, यानी कि 50% आपका आपका जो भी ईबीआईटी है वो कम हुआ, ठीक है। एज अ रिजल्ट टैक्सेबल प्रॉफिट हैज डिक्रीज 200 टू 0, यानी कि 100% डिक्रीज, ठीक है। मतलब कि अगर वहां पे 1% का चेंज हो रहा है आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो आपका 2 टाइम्स आपका चेंज होगा आपका जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो वही चीज यहाँ पर हुआ, आपके आपने ईबीआईटी को देखा कि वहां पर 50% से आपका ईबीआईटी कम हुआ, तो उसका रिजल्ट आपको दिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो आपका 100% तक आपका वो रिड्यूस हो गया, यानी कि नील हो गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनेंशियल लीवरेज बताता है कि इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना पड़ रहा है, ओके। सर तो फर्म के लिए ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज बेटर होता है या कम? फर्म के लिए देखो एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपके पास डेट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा इक्विटी भी नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम मतलब 1.5 अगर आपके पास इक्विटी है, 1 आपका डेट है, तो ये प्रोपोर्शन सबसे ऑप्टिमल माना जाता है। मतलब अच्छा ऐसा भी बोलते हैं कि भाई डेट इज चीपेस्ट फॉर्म ऑफ चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो इसलिए आपको उसको भी लेके चलना है। अभी सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई नया सेटअप किसी ने लगाया, तो उसको डेट की जरूरत पड़ेगी, उसको इक्विटी तो मिल नहीं जाएगा, तो उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। मगर कोई स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे डेट अगर कम रहे तो वो बेटर होगा हम लोग का। तो वही चीज है, डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर। मगर जो ऑप्टिमल होता है वहां पे रेशियो 1.5 और 1 का वो ऑप्टिमल आपका रेशियो होता है डेट इक्विटी। कहते हैं सर सब लोग तो डेप्ट इक्विटी रेशियो में। हाँ क्या? सर optimum तो सर 2:1 कहते हैं सर डेप्ट इक्विटी हाँ रेशियो में। 2:1, देखो 2:1 पहले बोलते थे, वैसे अभी जो 2:1 बहुत पहले सब लोग कहते थे 2:1 का होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे सब लोग अभी जो कह रहे हैं, अभी इस समय जो है 1.51 बोलते हैं ज्यादा लोग, 1.51, मतलब 2:1 भी ठीक है, 1.5 बेटर है उससे, यही सब लोग बोलते हैं। सर वो तो ब्लू चिप्स उसके कंपनीज हैं बीच में केवल क्या जो होता है ना, अफोर्ड। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने थ्योरीज बताई है, अलग अलग जो भी लोगों ने बताई हुई है, तो वही चीज है। वो चीज ये सारी चीजें क्या होती है, चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। क्या ऑप्टिमल जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कितना होना चाहिए? हाँ बताओ, अभी क्या पूछ रहे थे? नहीं सर मैं कह रहा था ये तो अब सर ब्लू चिप्स कंपनीज केवल फॉलो कर रही है 1:1.5 का। हाँ नहीं फॉलो, देखो हाँ, क्योंकि भाई अगर ब्लू चिप कंपनी तो फॉलो करेंगी, क्योंकि भाई उनके पास वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग है, तो जो है उनके उनको तो ज्यादा उनके पास इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन ऐसा रहेगा रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो अभी छोटी मोटी कंपनीज है वो उस चीज को कैसे कर पाएंगे बताओ? कौन उनका इक्विटी कौन इतना लेगा, या उनको जो है डेट की तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वही चीज है, जो भी कंपनी होती है उनके फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, तब वो अपना जो भी स्ट्रक्चर है उस तरह से बना सकते हैं। जो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर होता है वो उस तरह से बना सकते हैं, और डिपेंड करता है सर एक सिचुएशन पे। बताइए। सर डेरिवेटिव्स बता सकते हैं आप? डेरिवेटिव में क्या जानना है? सर ट्रेडिंग करते हो?